लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आज हम लोग इंडस्ट्रियल स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के जो आपके इक्वेशन पहले से दिए होते हैं वो क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्स में दिए होते हैं उसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो इसको चलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया, ये गेट 2016 का आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू 15x1 प्लस 20x2 subjected to 12x1 plus 4x2 greater than equal to 36, 12x1 minus 6x2 is less than equal to 36, और x1 x2 is greater than equal to 0। ये क्वेश्चन दिया हमें। ठीक है, पूछ रहा है कि एबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़, कौन सा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक करके हम क्वेश्चन के थ्रू आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे अनबाउंडेड बोलते हैं, कब इनफिजिबल बोलते हैं, कब अल्टरनेटिव, कब डिजेनरेट क्या होता है। ठीक है, चलो पहले ये समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है, ये लेस देन इक्वल टू टाइप है, तो ये कंस्ट्रेंट ऐसे करके तीन टाइप के हमारे होते हैं। ठीक है, एक होता है लेस देन इक्वल टू टाइप, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, और एक होता है इक्वल टू टाइप। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि कंस्ट्रेंट जो होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, लिमिटेशन है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। वो कंस्ट्रेंट हमारे क्वेश्चन में बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट हो गए तीन टाइप के। इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन में दिया है मैक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसे ही मिन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या, पहला होता है मैक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि मैक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड क्या है, मिन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल देखो है, जो x1 x2 होते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या, डिसीजन वेरिएबल। मैथमेटिकल टर्म में तो वेरिएबल ही बोलते हैं इनको, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल में क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे x1 और x2 क्या हैं, इस चीज़ को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो क्वेश्चन में तीन चीज़ें दी हुई हैं और तीन चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का भी हो सकता है जो कि क्वेश्चन में दिया है, और मिनिमम टाइप ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हो सकता है। ये जो दो इक्वेशंस दी हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं। इसमें से देखो एक कंस्टेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, एक कंस्टेंट है लेस देन इक्वल टू टाइप। ठीक है, और इक्वल टू टाइप भी हो सकता है। अच्छा, आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके आगे सिंप्लेक्स भी पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो सिंप्लेक्स भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल निकाला, ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप जो कि यहाँ पे दिया है, लेस देन इक्वल टू टाइप। ठीक है, चाहे कोई भी साइन ही ना दिया हो, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो। ठीक है ना, कुछ मेंशन ना हो उसके बारे में, कहीं से कहीं तक जा सकते हैं हम लोग, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना आपको कि इसी जोन में रहना है, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते।
ठीक है, तो ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड जोन। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने के लिए प्लॉट करेंगे हम लोग ग्राफ। तो ये एक तरह से आपका स्टेप हो गया कि ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। ये x2 है और ये हमारा x1 है। अच्छा, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं, LPP क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है आपका और जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो लीनियर फंक्शन होते हैं, किसके, डिसीजन वेरिएबल के। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, x1 और x2। तो पहले देखो कि x1 और x2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, कंस्टेंट दिया हुआ है सॉरी, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे, 12x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 36। अब आपको यहाँ x1 निकालना है, तो x1 पे x2 जीरो होगा ना, तो इसको x2 जीरो रख दीजिए। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36/12 यानी कि 3 आ जाएगा। अब आपको x2 पे निकालना है ना, x1 जीरो होगा x2 पे। ठीक है, x1 जीरो कर दो तो 4 9 जा 36, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो अब ये 3 और 9 आई है, अब इसको प्लॉट करना है। तो मान लो कि x1 की यहाँ पे वैल्यू कुछ 3 आ गई और यहाँ पे 12, ये 9 से ज़्यादा जाएगा नहीं, ये हो गया 9। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, लाइन को मिला दिया। ठीक है, अब देखो इसको इधर की तरफ करें या इधर की तरफ करें, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपली इसमें क्या करो, इस इक्वेशन में 0 और 0 रख दो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो 0 की तरफ आएगा एरो, 0 की तरफ आएगा। अगर नहीं कर रही है तो 0 से अवे जाएगा। ठीक है, 0 0 से, तो इसमें रखो 0, तो 12 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, तो 0 प्लस 0, तो 0 क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 36। तो 0 क्या कभी 36 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। कभी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो मतलब क्या कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये अवे बनेगा, तो यानी कि इसका डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, 12x1 माइनस 6x2, तो इसको इक्वल मान लो यहाँ पे, तभी हमको वैल्यूज निकलेंगे। 12x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 36। x2 जीरो मानो तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट हम लोगों का क्या आया था, 3, 0, और ये क्या आया था, 0, 9। तो यहाँ से x1 इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ अगर x1 0 रख दे तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x2 है, माइनस में जाने के लिए इधर लाना पड़ेगा, लेकिन x1 क्या है हमारा, 3 है, x1 यही है 3, x2 मान लो ये -6 हो गया, ये आ गया इधर। इसमें रखो 0 और ये रखो 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 36 है, यानी कि ये क्या बनेगा, 0 की तरफ बनेगा। ठीक है, 0 की तरफ बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है कि जो हमारा x1 और x2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो हमारा एक कंस्ट्रेंट ये है और एक कंस्ट्रेंट ये है। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन रीजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिजिबल रीजन होता है। तो ये हमारा क्या आएगा, फिजिबल रीजन आएगा। ठीक है, ओके। तो ये कौन सा सोल्यूशन शो कर रहा है, क्या सोल्यूशन ये शो कर रहा है, इसमें तो ये कह रहा है ना कि x2 में अगर आप मूव करेंगे तो कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है।
और एक बार अगर x2 की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हुई तो x1 भले अगर जीरो भी हो तो जीरो प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि सोल्यूशन आपका क्या होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आपका क्या हो गया, अनबाउंडेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो बाउंड ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन क्या है हमारा, मैक्सिमम टाइप का है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, x2 पे इनफाइनाइट तक हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता तो ये देखो ये पॉइंट मिलता, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, मिनिमम वैल्यू इसकी आई है, ये क्या आता 3 और 0 पे मिलता, तो 3 और 0 45 आंसर हो जाता, मिनिमम वैल्यू इसकी यही आएगी। समझ गए, तो ये है अनबाउंडेड सोल्यूशन अगर मैक्सिमम का केस होगा। ठीक है, चलो तो अब आपको समझ में आया कुछ, इस क्वेश्चन से कुछ समझे। अब आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन की, इसी में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू मॉडल पी एंड क्यू ऑफ अ प्रोडक्ट अर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹180 पर पीस। प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मैक्सिमम करना चाहेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का हो गया। और पी और क्यू को ना मैं एक्स और वाई मान रहा हूँ, क्योंकि ईजी होता है मेरे को, एक्स और वाई से ही प्रैक्टिस है। तो हम लोग यहाँ पी और क्यू को एक्स और वाई मान रहे हैं। तो पी को मान रहा हूँ मैं एक्स, क्यू को मान रहा हूँ वाई, बाद में फिर चेंज कर लेंगे, आंसर जो पूछा रहेगा वैसे कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि 80 रुपीज़ कमा रहा है और 80 रुपीज़ कमा रहा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पी का 100 और क्यू का 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x प्लस 80y। ये देखिए, ये जो आपका फंक्शन दिया था इस क्वेश्चन में, वो हमारा यहाँ पे ये फंक्शन बन रहा है 100x प्लस 80y। अब क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन टाइम फॉर पी के लिए प्रोडक्शन टाइम क्या है 5 आवर्स। मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा इतना टाइम लगेगा पी को प्रोडक्शन के लिए, और क्यू को कितना लग रहा है 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली, वाइल द प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल इज़ 150 आवर्स। अब देखिए पी के लिए हमारा कितना वाला है 5 और क्यू के लिए 3। तो पहले देखिए पी को माना हमने 5x और क्यू को माना हमने y 3y, ये लिख लिया। अब ये दिया है टोटल टाइम कितना हमारा 150। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं ग्रेटर देन लगा है, कहीं क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू टाइप लगा है। तो यहाँ पे क्या लगा है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि टाइम अवेलेबल इज 150 आवर्स। मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, या तो आपके टाइम अवेलेबल है एकदम इक्वल टू 150 या तो उससे कम, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना टाइम अवेलेबल। तो कंस्टेंट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू टाइप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर अ टोटल बैच ऑफ 40, टोटल बैच में क्या प्रोड्यूस हमारे पी और क्यू हो रहा है, मतलब एक्स और वाई हो रहे हैं। ठीक है, टोटल बैच साइज ऑफ 40, इसमें ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि देखो जैसे इसमें बोला था कि वाइल द टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल इज 150, इसमें सीधे सीधे केवल बोल दिया कि फॉर अ टोटल बैच साइज ऑफ 40 अवेलेबल है टोटल बैच साइज के लिए। तो टोटल बैच में प्रोड्यूस क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई, ये क्या कंस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू टाइप 40। क्वेश्चन में दिया भी है कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पी टू बी प्रोड्यूस्ड, पी हमने माना इसको, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी। प्लॉट करते हैं, तो मान लो कि 5x प्लस 3y को लिख लिया हमने पहले इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, x हो गया, ये y हो गया, यानी कि ये p हो गया, ये q हो गया। क्या कह रहा है x के लिए y 0, यानी कि x 5x इक्वल टू 150, तो 5 से 15 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 50 150 ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली इसमें तो इक्वल ही है, तो x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 40।
एक्स इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू 30 है, तो ये मानते हैं 30 पॉइंट और ये एक्स इक्वल टू 40। फिर क्या कह रहा है, ये y इक्वल टू 40 मान लो और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50 है। तो ये 0 और 50 हो गया, ये क्या है, 0 और 40 है। यहाँ पे ये 30 और 0 है और यहाँ पे ये 40 और 0 है। तो 30 और 50 को मिलाना है पहले, तो ये 30 और ये 50 मिला दीजिए। 0 और 0 यहाँ पे रखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या था पॉइंट, 40 और 40, तो ये x पे 40 और ये y पे 40। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए हैं वो भी पॉइंट निकाल लो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कैसे पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये तो हमने पहली इक्वेशन लिख ली, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस, तो 3 में से 5 गया 2y, माइनस का आएगा, माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी 150 माइनस 200 क्या होगा, -50 आएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो y की वैल्यू 25 आई, तो x की निकाल लो, x की निकाल लो। तो अगर इस इक्वेशन में y रख रहे हो आप 25, तो 25 3 75 75 और 150 माइनस 75 75 और 75 बाई 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है हमारा 15 और 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को। तो इसमें मैक्सिमम वाले प्रॉफिट में पॉइंट सारे जो भी हमारे फिजिबल रीजन के पॉइंट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 30 0, एक मिल रहा है 0 40, एक मिल रहा है 15 और 25। इन सब पे एक बार वैल्यू चेक कर लें हमारी कितनी आ रही है मैक्सिमम जेड की। जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसी पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो अगर मान लो यहाँ 30 रखते हैं तो 3000 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 है। अगर 0 40 रखते हैं तो 8 चौके 32, 3200 आ जाएगा। अगर 15 रखते हैं तो ये 1500 और ये 25 8 क्या होता है, सॉरी 25 है ना, 2000, यानी कि 3500, यानी कि ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ रही है। मतलब इन पॉइंट्स पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। यानी कि ये वैल्यू हो गई पी की और ये वैल्यू हो गई क्यू की। पी इक्वल टू 15, क्यू इक्वल टू 25। क्वेश्चन में पूछा गया था द नंबर ऑफ यूनिट्स पी टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना होगा आंसर, 15। इतना नंबर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज टाइप ऑफ होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि फिजिबल रीजन, जैसे हम इसको, मैं इसको बोल रहा हूँ फिजिबल रीजन, यहाँ पे, या इसको यहाँ पे फिजिबल रीजन बोल रहा था। तो ये फिजिबल रीजन और अनफिजिबल रीजन होता क्या है, आप यहाँ नए क्वेश्चन में समझिए। क्वेश्चन में नहीं, इसको जनरली हम लोग मान लो कि एक ये पॉइंट है और ये एक ये पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया और मान लो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका एरो इस साइड है, तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब देखो फिजिबल रीजन बोलते किसको है, फिजिबल रीजन वो रीजन होता है कि अगर उस रीजन में कोई भी पॉइंट लें तो वो हमारे सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। ये क्या किए हम लोग, कंस्ट्रेंट के हेल्प से ही प्लॉट किए हैं ना, ठीक है, पॉइंट निकाल के, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया।
तो ये फिजिबल रीजन में बोला कि अगर कोई भी पॉइंट लो तो इन दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अब मान लो कि ये हमारा फिजिबल रीजन आया, अब देखो ये फिजिबल रीजन में ये पॉइंट आया तो क्या इस और इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो ये हमारा फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो देखो कर रहा है क्या? इसको तो देखो कर रहा है, ठीक है ना, इसको ये वाली लाइन को, इसके तो अंदर आ रहा है ना ये पॉइंट, इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस कंस्ट्रेंट को, लेकिन इस कंस्ट्रेंट को नहीं कर रहा। तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया? इनफिजिबल रीजन। तो सिंपल डिफिनेशन होती है हमारी फिजिबल रीजन की कि एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन विच सेटिस्फाई, एफ आर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, ठीक है, इज नोन एज फिजिबल रीजन। और अगर कोई एक भी कंस्ट्रेंट को कोई भी पॉइंट अगर वॉयलेट करता है तो वो क्या आता है? हमारा इनफिजिबल रीजन होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गए आप? तो आगे इसी लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें करेंगे, कुछ और बेसिक चीज़ें समझेंगे प्रॉब्लम की हेल्प से, और फिर हम लोग मूव करेंगे 2 से 3 वीडियोस के बाद सिंप्लेक्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।